खड़ा है आदमी, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्लो, जो लगातार जाता हुआ है। डिसकंटिन्यूअस क्या है कि मतलब स्टैटिक किसको बोलेंगे, जिसमें एक था चला गया। मैं अगला एग्जांपल भी बोल रहा हूं, किसी नदी के किनारे आ जाओ, जैसे गंगा रिवर के सामने जाओ, आप अगर गंगा रिवर की तरफ देखोगे तो कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट अगर रहा तो उसकी मदद से आप समझते हो कि वाटर फ्लो कर रहा है। क्यों? थर्मोकॉल का डब्बा फेंक दो, वो चलता हुआ दिखेगा तो पता चल रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं रहे, कोई थर्मोकॉल का डब्बा नहीं रहे, थ्रो करा आपने, एकदम क्लीन वाटर है, इन दैट केस क्या आपको पता चलेगा कि पानी फ्लो कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके आंख के सामने वाटर था, 5 मिनट बाद भी है, 1 घंटा बाद खड़ा हो गए तब भी है। तो अगर है और कंटिन्यूअसली उसी जगह पे है तो उस टाइप के फ्लो का नाम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्लो। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है जिसमें वही कंटिन्यूअस फ्लो का खेल नहीं होता। होली के टाइम में पिचकारी से पानी मारना, देख लो, एक बार आपने मारा पता चलता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया कंटिन्यू फ्लो कर रहा है। तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि वहां वाटर मोशन नहीं कर रहा है, वाटर मोशन कर रहा है, जब पिचकारी से कर रहे हो तब भी वाटर मोशन कर रहा है, लेकिन आप एक सर्टेन टाइम के लिए देखते हो, देन वो गायब हो जाता है। हम लोग कहते हैं उस टाइप के चार्ज का मोशन हम यहां पढ़ेंगे, लेकिन लगातार फ्लो वाले का मोशन जो होगा वो यहां पढ़ेंगे। तो एक ऐसा ब्रांच जिसमें चार्ज का स्टडी करते हैं। कौन से चार्ज का? तो स्टैटिक चार्ज का। स्टैटिक मींस रेस्ट नहीं, स्टैटिक मींस कंटिन्यूअस फ्लो नहीं हो, ऐसे चार्ज का जहां स्टडी करेंगे उसी का नाम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम लोग कहेंगे कि ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी deals with study of चार्ज एट रेस्ट। लिखने के लिए लिख रहे हैं चार्ज एट रेस्ट, याद रखना रेस्ट का मतलब नॉट की रुका हुआ, रेस्ट का मतलब कि वो रेस्ट में रहे या मोशन भी करे तो कंटिन्यूअस मोशन नहीं करे। क्योंकि देखो, कहोगे क्या अंतर होता है, तो अगर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग डिफाइन करेंगे, जिसका नाम हो जाएगा करंट। सिंगल पार्टिकल गया, जैसे एक बॉल आपने लिया, उस पर आप किसी तरह से 20 कूलम चार्ज डेवलप कर दो, कैसे करोगे वो भी मैं ही बताऊंगा, और उस बॉल को थ्रो करो, आप नहीं कह सकते कि वहां करंट का प्रोडक्शन है। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन अगर लगातार जा रहा है, यहां से होकर कंटिन्यूअसली जा रहा है, तो आप कहोगे कि वहां करंट का प्रोडक्शन है। तो पार्टिकल हो लेकिन ऐसा जो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं मोशन करता हो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट बोलेंगे। और हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी deals with study of charge in motion। चार्ज इन मोशन, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मोशन का मतलब कंटिन्यूअस फ्लो, लगातार चलने वाला हो, कभी कभी नहीं, लगातार चलने वाला हो, तो हम लोग कहते हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अगर नहीं चले या सिंगल पार्टिकल मोशन वाला कॉन्सेप्ट हो, कंटिन्यूटी वाला बात नहीं हो, तो नाम इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं। क्लियर है? आगे अब हम लोग उठाते हैं हेडिंग कि इलेक्ट्रोस्टैट। चलो भाई, इलेक्ट्रोस्टैट में दो पार्ट में हमने क्लासिफाई करा, एक का नाम था इलेक्ट्रोस्टैट और दूसरे का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बाद में करेंगे, फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है यार, कुछ भी बात करने के पहले एक टर्म बार बार आ रहा है जिसका नाम है चार्ज। अगेन एंड अगेन हमें परेशान करता है, कुछ भी बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज,
चार्ज एट रेस्ट। यार ये चार्ज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट का शुरुआत हम लोग करते हैं इसी फंडामेंटल टर्म से जिसका नाम है चार्ज। देखो, किसी भी चीज का कंप्लीट स्टडी करने के लिए कहीं ना कहीं से शुरू तो करना पड़ता है, जहां से स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्टिंग का बात होता है, हम लोग उसे फंडामेंटल बोलते हैं। जैसे कोई पूछे मास क्या है, तो मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जहां से मैकेनिक्स का शुरुआत होता है। कितना होगा मास, ये सब कुछ आप बता सकते हो, मास है क्या नहीं बता सकते कुछ। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडामेंटल है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ, उसी फंडामेंटल का नाम कुछ और नहीं, चार्ज। इनफैक्ट पहले के टाइम में ये देखा गया कि जब दो बॉडी को प्रैक्टिकली ही सामने आता है कोई भी चीज, थ्योरी वैसा नहीं कि थ्योरी पहले आता है, पहले प्रैक्टिकल हो जाता है, कुछ लगता है, एंड देन लोग उस पे बात करना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं कैसे हुआ। तो सबसे पहले 600 बीसी अगर बात करो, उतने जब से सेंचुरी शुरू हुआ तो उसके पहले 600 साल पहले का बात है, उस टाइम पे थेल्स में दो बॉडी को रब करने पे वो अट्रैक्ट करने वाला पावर देखा गया था। बड़ा सरप्राइजिंग लगा था, हमें उस बारे में बहुत बात करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग उस जमाने में थे नहीं, न मैं था न तू लोग था, तो उस जमाने का बात करना भी नहीं है जो अब भी है। और हमारे इंट्रेंस, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है क्लास में और अभी भी बोलता हूं कि हमें ऑलवेज दो ही चीज को फोकस करना है, एक जो हमारा बोर्ड एग्जाम पूछे और दूसरा जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम पूछे। ना किसी कंट्री से मतलब है यार, ना किसी साइंटिस्ट से, क्योंकि कोई साइंटिस्ट रिलेटिव है नहीं हमारा कि हम उसके बारे में पढ़ें। मैं तो बड़ा क्लियर क्लास में भी बोलता हूँ, याद होगा तुम लोगों को, कि न्यूटन लॉ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि न्यूटन सर अच्छे लगते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि एंट्रेंस वाले सवाल पूछते हैं। कल आईटी वाला नीट वाला अनाउंसमेंट कर दे, बोर्ड वाले ने तो पहले से अनाउंस कर रखा है कि 12th में नहीं पूछेंगे, वो लोग अनाउंस कर दे कि न्यूटन लॉ नहीं पूछेंगे, 4 दिन बाद अगर तेरे से कोई पूछे न्यूटन, तुरंत बोलोगे कौन न्यूटन, कहां का न्यूटन। एग्जाम में सवाल नहीं आएगा फिर न्यूटन किस बात का यार, दुनिया में इतने सारे साइंटिस्ट है, क्या सबको जानते हैं? नहीं, जो हमारे काम का उसी को। इसलिए वो 600 साल उस समय से पहले जाने का जरूरत नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट है, उस समय यही हुआ था, बस बेसिक बात इतना कि दो बॉडी को रब करने पे वो पावर अटेंड कर लेता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। किसके कारण? तो जिसके कारण होता है उसी का नाम है चार्ज। कहोगे तो ये बात उसी जमाने में होता था, अब नहीं होता है? अब भी होता है। बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं बोलता हूं, कुछ नहीं करो, अगर फुल शर्ट पहन के रखो, मैंने तो नहीं पहना हुआ है, फुल शर्ट पहन के रखो, तुम कुछ नहीं करो, वो जो कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए स्ट्रॉ यूज करते हो, आप अपने हाथ के बीच दबा के एक बार उसे पुल करो, खींचो, करके देख ले घर में, एंड देन पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा, ऐसा नहीं कि बाद में काट के रखना, छोटे छोटे टुकड़े बना के रख, उसके सामने ले जाओ, आप देखोगे पेपर बिट्स सट जाता है। किसके कारण हुआ? तो जिसके कारण हुआ वही तो चार्ज है। इस चार्ज के बारे में सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको स्कूल लाइफ में आता है, जब 7 में पढ़ रहे होते हो आप, स्कूल के टीचर ये बोलते हैं कि चार्ज डेवलप किया करता है, कहां से? तो फ्रिक्शन के कारण। एग्जाम्पल में बोलते हैं कि ड्राई हेयर को कम करो, और ड्राई हेयर को करने के बाद पेपर बिट्स के सामने ले जाओ, तो देखोगे कि वो कॉम में जो है वो पेपर बिट्स चिपक जाता है। बच्चों को लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा ड्राई हेयर को, तो वो तुरंत सोचता है कि हम जाएंगे ना घर पे तो ट्राई करेंगे, भूल जाता है यार घर जाने के बाद। अगला दिन याद आया कि सर ने बोला था, तो देखोगे नहा वहा के तैयार होगा, मारेगा, चिपकाएगा, यार पेपर बिट्स क्या, पूरा पूरा पेपर सट जाएगा। लेकिन जिसके कारण सटेगा वो चार्ज नहीं है, वो तो नहा के कोई निकला वाटर ड्रॉपलेट था जिसके कारण चिपक गया। मतलब वो फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है यार, वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है जिसके कारण हुआ। इसीलिए वहां पे ये नहीं कहा जाता कि
बाल में कंघी करके अंदर बोला जाता है ड्राई हेयर को करो एंड देन पेपर बिट्स को उठा लेगा, करके देखना एकदम उठा पाएगा। तो मैं बोलूं कि ये जिसके कारण डेवलप करता है ये प्रॉपर्टी कि खींच सके, उसी का नाम कुछ और नहीं चार्ज है। तो देखो बेसिक बात यही कहा जाए कि समथिंग लाइक फंडामेंटल as mass in mechanics and is developed due to transfer of electron। मैकेनिक्स का फंडामेंटल जिस तरह से मास है, इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे ही फंडामेंटल का नाम हम लोग कुछ और नहीं क्या बोलते हैं, चार्ज। जिस तरह का काम मैकेनिक्स में मास करता है पूरे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वैसा ही काम करने वाला जो होगा उसी का नाम कुछ और नहीं चार्ज। तो ये बेसिक है, एजम्पशन है, ये मान लिया गया ये प्रॉपर्टीज को। अब यहां से चार्ज आपने मान लिया, अब यहां से शुरू कर सकते हो। अब एक बात आया कि डेवलप ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ये डेवलप करता है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तभी तो पता चलेगा कि वो उसका जब ट्रांसफर होगा तो वो लेके जाएगा तो कितना लेकर जाएगा। लेकिन उसके भी पहले हम लोग बात करेंगे कि चार्ज का यूनिट क्या है। देख लो, सबसे पहला एसआई यूनिट, कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट। दूसरा है हमारा सीजीएस यूनिट, और तीसरा और आखिरी है प्रैक्टिकल यूनिट। एसआई यूनिट में हम लोग कहते हैं कूलम, सी बोलते हैं। एसआई यूनिट में कूलम्ब बोलते हैं। सीजीएस यूनिट का बात करो तो हम लोग कहते हैं सीजीएस यूनिट। दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक का नाम है ईएसयू, दूसरे का नाम है ईएमयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कूलम, एसआई यूनिट अगर बात करो तो हम लोग कहते हैं कूलम एसआई यूनिट अगर बात करो तो हम लोग बोलते हैं कि कूलम है। ईएसयू में बात करो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम है। एसआई यूनिट है कूलम, ईएसयू में स्टैट कूलम बोलते हैं, और ईएमयू सिस्टम में बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। इसी का दूसरा नाम है स्टैट कूलम का फ्रैंकलिन। इसी को हम लोग कहते हैं ABC, या बहुत सारे ऑथर ऐसे भी लिखते हैं एब्सोल्यूट कूलम बोलते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट बोलो तो हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकली यूज करते हैं, एक का नाम है एम्पियर और दूसरे का नाम बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं फैराडे।
यहां भी इसी को कूलम्ब को कहते हैं, तो कूलम्ब का दूसरा नाम भी बोलते हैं एम्पियर सेकेंड। पढ़े होगे आप 10th क्लास में भी कि करंट इक्वल्स कितना, तो चार्ज बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नेम्ड एज करंट। चार्ज बाय टाइम, चार्ज मतलब कूलम्ब, टाइम बाय टाइम मतलब कूलम्ब डिवाइडेड बाय टी, एंड दैट इक्वल्स करंट। करंट का यूनिट क्या, एम्पियर। इसका मतलब आप कह सकते हो कि कूलम्ब कुछ और नहीं क्या होगा, एम्पियर इनटू सेकंड। देख लो मैं बोल दूं, हालांकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे, करंट बराबर कितना, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपका क्या है, तो ये चार्ज है, ये आपका क्या है, तो टाइम है। आप कहोगे कि करंट यूनिट वाइज बोलो एम्पियर, ये हो गया कूलम्ब, ये हो गया सेकंड। आप कहोगे कि कूलम्ब इक्वल्स कितना, तो एम्पियर सेकंड। तो दोनों तरह का यूनिट यूज करते हैं, कूलम्ब बोलो या एम्पियर सेकंड बोलो, एक ही बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके बीच रिलेशन क्या होगा, क्योंकि सीजीएस यूनिट में ईएसयू सिस्टम पे एक सवाल डाल दिया था कूलम्ब्स लॉ का 4-5 साल पहले। तो हम लोग जब तक जानेंगे नहीं कि यूनिट क्या है, के बीच रिलेशन क्या है, तब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमेशा उलझते रहेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका रिलेशन क्या है भाई एक दूसरे यूनिट में। देख लो, सबसे पहले रिलेशन अगर बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज के यूनिट्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो सबसे पहला आता है स्टैट कूलम्ब। 1 कूलम्ब का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट या आप कह सकते हो कि 3 इंटू 10 टू द पावर 9 फ्रैंकलिन है। इसका मतलब हो गया कि स्टैट कूलम्ब फ्रैंकलिन 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम्ब के बराबर। 1 स्टैट कूलम्ब या 1 फ्रैंकलिन कितना होगा, तो 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9, 109 मत समझ लेना। अगला हम लोग कहते हैं कि 1 कूलम्ब कितना होगा, 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब के बराबर। इसका मतलब ये भी कह सकते हो 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब जो होगा देख ले, पॉइंट लिखते चलना। अगला तुम्हारा क्या है भाई, अगला तो मैंने बोल दिया पहले एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड कुछ और नहीं, 1 कूलम्ब जो होगा वही 1 एम्पियर सेकंड के बराबर है। अगला क्या है देख ले, कुछ कुछ ऑथर को देखोगे लिखने के दौरान वो एम्पियर और लिख के वर्ड परेशान करते हैं बच्चों को। ध्यान देना, कुछ बड़ी बात नहीं है। एम्पियर का मतलब कितना, कूलम्ब डिवाइडेड बाय सेकंड। 1 एम्पियर अभी हमने बात करा था कूलम्ब बाय सेकंड, वही लिख दिया कूलम्ब बाय सेकंड। और 1 घंटे में कितना, तो 3600 सेकंड। इसका मतलब निकल गया 3600 कूलम्ब के बराबर। आप कह सकते हो कि 1 एम्पियर आर जो हो गया दैट इक्वल्स 3600 कूलम्ब के बराबर। एक और मैंने कहा फैराडे, तो 1 फैराडे जो होगा कुछ और नहीं 96500। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे आता है।
फिलहाल तो याद रखेंगे 1 फैराडे जो होगा कुछ और नहीं कितना, तो 96500 कूलम के बराबर। अब देखो यहां से क्या फायदा हुआ हमारा, यहां से ये क्लियर हो गया कि स्टैट कूलम जहां सबसे छोटा यूनिट है चार्ज का, क्यों, क्योंकि 1/3 इंटू 10⁻9 है। अब जरा इसको तोड़ के अगर लिखना चाहो तो आप देख लो, लिख सकते हो 10/3 इंटू 10⁻10, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिए, मतलब देख लो, तो ये जहां सबसे छोटा यूनिट है वहीं ये क्या है, सबसे बड़ा यूनिट है। एक फैराइड में 96500 कूलम, इसका मतलब आप कह सकते हो कि स्टार्ट कूलम और फ्रैंकलिन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो चीजें क्लियर हुआ यहां से कि सबसे छोटा यूनिट कौन है, तो स्टैट कूलम है, इससे छोटा यूनिट चार्ज का पॉसिबल नहीं है। दूसरा अगर बोलते हो तो आप क्या कहोगे, तो कहोगे फैराडे इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्टैट कूलम जहां सबसे छोटा यूनिट है वहीं फैराडे हमारा सबसे बड़ा यूनिट है। वैल्यू कितना हुआ हम लोगों ने देख लिया, क्लियर है यहां तक। चल आगे देखते हैं। देखो हम लोगों ने बात करा कि चार्ज फंडामेंटल है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण डेवलप करता है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण अगर डेवलप करता है तो यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेटेड with help of Millikan ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से कैलकुलेट करा गया। एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी नहीं है कि डिराइव करके दिखा दें कि इलेक्ट्रॉन पे बेटा चार्ज इतना है। मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से कैलकुलेट करके दिखाया गया, तो देखा गया कि कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻। अब कहोगे ये माइनस क्यों लिख रहे हैं, पहले थोड़ी देर में क्लियर करेंगे कि क्यों माइनस है। मतलब देखा गया कि चार्ज का नेचर जो यहां है वो निगेटिव है। क्या निगेटिव है, कैसे निगेटिव है, बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन वैल्यू कितना देखा गया, तो देखा गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर। जबकि whereas mass of electron इसको 9.1 10⁻31 kg। इसका मतलब हुआ स्पेसिफिक चार्ज। कहोगे ये कौन सा चार्ज है, तो कुछ और नहीं, चार्ज टू मास रेशियो है। कुछ और नहीं, देख ले, चार्ज टू मास मतलब ये, आप बोलोगे ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
आगे बढ़ाकर देख, 1.6 मतलब 16 डिवाइडेड बाई 91 इंटू, यहां चलोगे तो 10 टू द पावर 12 हो गया कूलम पर केजी। मैं बोलूं सही करने के लिए आप इसी को देख लोगे कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर स्पेसिफिक चार्ज बोलोगे तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11 केजी पर कूलम पर केजी होगा। चार्ज कितना, -1.6, मास कितना, 9.1। करेक्ट है। चल आगे बढ़ो। देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे अब ये चार्ज के बारे में, देख ले और बात। चार्ज के बारे में तीन चीज। सबसे पहले नेम प्रपोज किसने करा, विलियम गिलबर्ट सर चार्ज का नेम दिए। चार्ज होता है ये किसी और ने नहीं, विलियम गिलबर्ट ने नेम कहा कि ये जो भी है उसको हम लोग चार्ज बोलेंगे। मतलब एक दूसरे से रब करने के प्रोसेस में जो प्रॉपर्टी डेवलप करेगा इसी का नाम हम लोग चार्ज बोलेंगे। ये नाम बस प्रपोजल गिलबर्ट सर का दिया हुआ है, जैसे हम सब का नाम हमारे पेरेंट्स का दिया हुआ है उसी तरह से गिलबर्ट सर ने नेम दिया, बस हम लोग उसी नाम से उसको पहचानते हैं। टाइप्स को किसने डिफाइन करा, डी यू फे। डी यू फे सर ने चार्ज के टाइप को डिफाइन कर दिया कि चार्ज कितने तरह का होगा। और फाइनली नेचर जो होगा डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, ये फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने फाइनली चार्ज के नेचर के बारे में बोला कि चार्ज का नेचर कितना हो, कैसा होगा। तो मैं आपको बोलूं, देखो एक एक्सपेरिमेंट का बात मैं बताता हूं। शुरू में देखा गया जब एबोनाइट रड को या ग्लास रड को कह लो, दोनों में से कुछ भी बात करो, कैट स्किन से या सिल्क थ्रेड से रब करा जाए, एबोनाइट रड को अगर कैट स्किन से या ग्लास रड को सिल्क थ्रेड से रब करा जाए तो उस केस में देखा गया कि दोनों अलग अलग टाइप का नेचर का चार्ट डेवलप कर लेता है। जैसे कहोगे कैसे अलग अलग नेचर का चार्ट पता कैसे चला, तो मान लो एक बार पहला एक्सपेरिमेंट में बोलता हूं, हमने लिया ये ग्लास रड और ये सिल्क थ्रेड, हमने इसको एक दूसरे पे रब करा। एक और आदमी बगल में है, उसको मैंने क्या कहा कि भाई तू अपने हाथ में ले ले एबोनाइट रड एंड कैट स्किन। देखो एबोनाइट रड एंड कैट स्किन उसने भी रब करा, एंड देन हम लोग अलग अलग लाकर देखते हैं एक दूसरे को। एक बार पहली बार में हमने क्या करा, तो ये ग्लास रड रखे, करेक्ट, और एबोनाइट रड रखे, तो हमने देखा कि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा था। लेकिन अगर ये ग्लास रड और इसके बगल में कैट स्किन लाया गया, देखा गया दोनों जो है एक दूसरे को धक्का दे रहा है। अगर सिल्क थ्रेड, मान लो ये सिल्क थ्रेड है, ये सिल्क थ्रेड है और इस सिल्क थ्रेड के पास हम एबोनाइट रड को लाते हैं,
सिल्क थ्रेड के पास जब एबोनाइट रड को लाया गया तो देखा गया कि ये सिल्क थ्रेड एंड एबोनाइट रड दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा था। सिल्क थ्रेड एंड एबोनाइट रड दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा था, लेकिन यही सिल्क थ्रेड और कैट स्किन को लाया गया तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सपेरिमेंट में ये चीजें क्लियर हो गया कि ये दोनों अलग अलग टाइप का चार्ज अपने पास रख रहा है, और वहीं से क्लियर हुआ कि चार्ज एक तरह का नहीं, चार्ज दो तरह का होगा। एक का नाम रखा गया पॉजिटिव और दूसरे का नाम रखा गया नेगेटिव। तो एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, इसका मतलब है कि दोनों में सेम या अपोजिट टाइप का नेचर डेवलप करेगा। उसी के आधार पे चार्ज को डिफाइन करा गया कि चार्ज एक तरह का नहीं, दो तरह का है। एक का नाम पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम नेगेटिव चार्ज। तो देख लो, मैं बोलूं डी सर ने जो क्लियर करा, एक का नाम पॉजिटिव और एक का नाम, देखो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर है जो फ्रैंकलिन सर ने क्लियर करा था। इससे कभी डिसाइड नहीं होगा कि कम या ज्यादा। जैसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रा वाला रूल के हिसाब से बात करा जाए तो बोला जाएगा -10 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो तुरंत तुम बोलोगे कि -2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि माइनस है। 10 बड़ा है या 2 बड़ा है, तुरंत तुम बोलोगे 10 बड़ा है। लेकिन यहां अगर कहा जाए कि भाई 10 और 2 में एक प्लस और एक माइनस है, जैसे कहा जाए -10 और +2, कौन बड़ा है? तो आप नहीं कह सकते कि +2 बड़ा है -10 छोटा है। प्लस या माइनस इसका नेचर है। वैल्यू 10 है तो वो 10 बड़ा है, वैल्यू 2 है तो वो 2 छोटा है। मतलब प्लस माइनस सिर्फ नेचर को बताता है, वैल्यू को नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताता है आपको कि आप ज्यादा या कम क्या होगा। मतलब प्लस माइनस सिर्फ आपको इतना ही बताएगा, प्लस माइनस की नेचर किस तरह का है। प्लस माइनस कभी ये नहीं बताएगा आपको कि वैल्यू बड़ा है या वैल्यू छोटा है। तो मैं बोलूं कि पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव, दो तरह का चार्ज हुआ। प्रॉपर्टी which differentiate kinds of charge named as चार्ज के टाइप्स को जो डिफाइन करेगा उसी का नाम, उसी प्रॉपर्टी का नाम कुछ और नहीं, क्या कहेंगे? पोलैरिटी है। और यही पोलैरिटी पॉजिटिव या पोलैरिटी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव पोलैरिटी। क्लियर है? तो ये आज के लेक्चर में यहीं तक हम लोग करेंगे। आज चूंकि हम लोग बेसिक बात सब कर रहे थे कि है क्या 12th का सिलेबस, क्या होगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इन सब चीजों पे हमने बात करा। चार्ज की प्रॉपर्टी पे बहुत कुछ नहीं हम लोग करे हैं, लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है चार्ज के प्रॉपर्टीज को समझना, उसके बारे में बात करना। तो वो सब चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर है? चलो अगले